जय श्री राम टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है प्लांक रेडिएशन लॉ। और यही प्लांक रेडिएशन लॉ जो है ये एक रीजन था ओरिजिन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स, क्योंकि अभी तक हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स आए थे उनकी स्टडी के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स का यूज़ किया, बट क्लासिकल मैकेनिक्स उनका सही एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार क्या होता था, जैसे हम नॉर्मली अगर एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बनाएं तो वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ ऐसा कुछ आता था। अब ये इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ का अगर मैं क्लासिकल एक्सप्लेनेशन दूँ, जो वीन्स ने अपना नियम दिया, अगर मैं इसको यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखूँ और यहाँ पर लिखूँ एनर्जी इन दैट फ्रीक्वेंसी रेंज, तो हमारा जब जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, ये तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, और इस एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को सेटिस्फाई करने के लिए जो वीन्स ने अपना रूल दिया, उस रूल के अनुसार क्या होगा आपका जो ये आपका, इसको हम दूसरे पेन से भी दिखा सकते हैं, जो ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वीन्स के द्वारा वो केवल हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ही वैलिड है। तो हाई फ्रीक्वेंसी में आपका ये जो रूल है किसके लिए, आपका वीन्स का रूल है। वीन्स लॉ केवल किसके लिए, आपका हाई फ्रीक्वेंसी के लिए तो वैलिड है, बट लो फ्रीक्वेंसी के लिए वैलिड नहीं है। फिर रेले जीन्स ने अपना रूल दिया, तो वो आपका लो फ्रीक्वेंसी के लिए है। यह किसका है, आपका रेले जीन्स का है। लो फ्रीक्वेंसी के लिए आपका वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। और अगर आप किसी ग्राफ को क्या नाम है वेवलेंथ के टर्म्स में बनाएंगे तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी रिवर्स हो जाएंगी, क्योंकि आपको पता है C इज इक्वल टू कितना होता है, न्यू इज इक्वल टू कितना होता है, C बाई लैम्डा होता है। तो आपका यहाँ से ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो जहाँ पर वीन का हमने ग्राफ बनाया है, ये वाला ग्राफ ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और रेले जीन्स वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना ही चेंज आने वाला है। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी लॉ पूरे एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर पा रहे। तो अब हमें क्या चाहिए, एक ऐसा रूल चाहिए जो कि पूरे ग्राफ, एक्सपेरिमेंटल ग्राफ को आपका एक्सप्लेन कर पाए। तो मैक्स प्लांक एक साइंटिस्ट आए और मैक्स प्लांक ने क्या किया कि बहुत सारे अपनी थ्योरीज लगाई, बहुत सारा कैलकुलेशन किया, उन्होंने देखा क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा ये संभव नहीं हो पा रहा है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही थी इनके एक्सप्लेनेशन में, वो जो जो गड़बड़ जहाँ पर थी वो ये थी कि जब हमने ये बात करी आपसे कि रेडिएशन किसी बॉक्स के अंदर है या कहीं पर भी है, तो जब ये वॉल से टकरा रहा है रेडिएशन, जब ये रेडिएशन वॉल से टकराएगा तो ये कंटिन्यूस अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करता है, इमिट भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। हमने ये कहा जब हमने वहाँ इंटीग्रेशन लिया था, जब हमने सॉल्व किया था आपका एवरेज एनर्जी के लिए 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ई बाई के टी, इस टाइप का हमने जब टर्म लिया था एवरेज एनर्जी को निकालने के लिए, तो हमने कहा था कि जो एनर्जी की रेंज है वो क्या हो जाएगी आपकी 0 टू इन्फिनिटी, मतलब कि किसी भी अमाउंट की एनर्जी को वॉल्स क्या कर सकती हैं, एब्जॉर्ब भी कर सकती हैं और रेडिएट भी कर सकती हैं। और यही वाला जो कंटिन्यूस एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, इस कंटिन्यूस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को प्लांक ने डिस्क्रीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट हुई, जो हम क्वांटम कहते हैं, उस क्वांटम का मतलब क्या है, क्वांटम का मतलब है आपका डिस्क्रीट वैल्यूज पे आप काम करेंगे। मतलब अब चीजें क्या होंगी, कंटिन्यूस नहीं होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वॉल्स किसी भी अमाउंट की एनर्जी आप उसमें डालो उसको एब्जॉर्ब करें, कुछ फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही एब्जॉर्ब कर सकती हैं, अदरवाइज रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, जैसा आपका बोर्ड्स के मॉडल में भी हमने देखा होगा। अब क्या होता है देखिए कि जैसे तो इन्होंने प्लांक ने अपना क्या हाइपोथेसिस दिया, जिस टाइम पे प्लांक ने अपना हाइपोथेसिस दिया उस टाइम पे उनको किसका कोई लॉजिक नहीं पता था, खुद भी वो इससे सेटिस्फाइड नहीं थे। लेकिन बाद में जाके जब बहुत सारी थ्योरी पे अप्लाई किया गया तो देखा गया कि यस, जो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी है ये वैलिड है। ऐसा नहीं कि अब किसी भी प्रकार के रेडिएशन को कोई भी ऑब्जेक्ट इमिट करेगा और किसी प्रकार के रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है और ऑब्जर्व भी कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही
एब्जॉर्ब किया जा सकता है और फिक्स अमाउंट की एनर्जी को ही इमिट किया जा सकता है। तो प्लैंक ने क्या किया कि ये जो हमने वॉल जो आपका इनक्लोजर लिया था, इस इनक्लोजर में आपका जो एटम है, इस वॉल के जो एटम्स हैं, इनको क्या माना, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की कंडीशन है कि ये जो एनर्जी को एब्जॉर्ब या इमिट करेगा उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच न्यू। यहाँ पर जो एच है ये यूनिवर्सल प्लांक कांस्टेंट है, तो ये आपका हर जगह आपने इसकी वैल्यू भी देखी होगी, फिक्स रहती है प्लांक कांस्टेंट की 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और जो यहाँ पर n है वो क्या है आपका, इंटीजर है। अब देखिए कहीं से आपका इस n के इंटीजर होते ही क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी हुआ, क्योंकि इसके अनुसार क्या है कि ऑब्जेक्ट या कोई भी आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता है। हमने कहा E इज इक्वल टू एन एच न्यू एंड n इज इंटीजर। सो आपकी एनर्जी लेट से E1 की अगर मैं बात करूं तो h न्यू हो सकता है, E2 की बात करूं तो 2h न्यू, E3 की बात करूं तो 3h न्यू। इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब ये है कि आप अगर चाहें कि कोई भी वॉल्स जो है आपका या कोई भी एटम जो आप मान रहे हो उसकी जो अगर उसको आप 1/2 एनर्जी ऐसे हाफ एच न्यू अगर एनर्जी दे तो इसको ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, या 3/5 एच न्यू इसको दे इसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा। कोई फिक्स वैल्यूज है एच न्यू, अगर एच न्यू करेगा तो उसके बाद अगला जो पॉसिबिलिटी है वो 2h न्यू की है, उसके बीच के कोई भी एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। और 2h न्यू के बाद अगली पॉसिबिलिटी क्या है, 3h न्यू की है। तो ये सबसे समझने वाली चीज है कि अब हमने एनर्जी को कंटिन्यूअस पैटर्न से किस में कन्वर्ट कर दिया, डिस्क्रीट पैटर्न। तो हम जब यही आपका जो बेसिकली जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है इसकी जो मेन थीम है वो यही है कि एनर्जी का क्या कर दिया गया है, क्वांटाइजेशन कर दिया गया है, एनर्जी की वैल्यू को क्या कर दिया गया है, डिस्क्रीट अमाउंट्स में डिवाइड कर दिया है कि डिस्क्रीट अमाउंट में एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है और वो क्या हो सकती है आपकी इमिट भी हो सकती है। तो अब इससे एक्सपेरिमेंटल ग्राफ कैसे प्रूव हुआ, तो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ के लिए ठीक वही जो अपना वीन ने कैलकुलेशन करी थी कि टोटल नंबर ऑफ उन्होंने स्टैंडिंग वेव्स मानी थी, तो वही जो कैलकुलेशन है वही आपका सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी है। तो वो कैलकुलेशन तो हम नहीं करेंगे, तो वहां से जो आपका निकल के आया था कि टोटल नंबर ऑफ द स्टैंडिंग वेव इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस जी न्यू में कितने आपके स्टैंडिंग वेव थे। सिमिलरली उसी स्टैंडिंग वेव को किसमें कन्वर्ट कर दिया हमने, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। और जब हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो उसकी कैलकुलेशन भी कुछ कितनी आती है, 8π² अपॉन सी क्यूब डी न्यू। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर हैं इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू में। अब इसके बाद क्या करा था हमने, सेकंड निकाला था कि टोटल एवरेज एनर्जी निकाली थी। तो हमने एवरेज एनर्जी की कैलकुलेशन जब वहां किया था तो वहां हमने इंटीग्रेशन किया, बट यहाँ पर हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे। तो समेशन हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और जो आपने एनर्जी मानी है वो अब कंटिन्यूस एनर्जी ना होकर के डिस्क्रीट है, और उसकी वैल्यू आप डिफरेंट n की वैल्यू 0 से 1 2 3 4 जा रही है, तो nh न्यू लिखा एंड e टू द पावर ऑफ माइनस nh न्यू अपॉन kt अपॉन जो हमने किया था फिर से इंटीग्रेशन के साइन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, सिग्मा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर nh न्यू अपॉन kt। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट तो आपको मिलेगा h न्यू अपॉन e टू द पावर h न्यू अपॉन kt माइनस 1। इसका भी एक डेरिवेशन है कि ये वैल्यू कैसे आती है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में ये कैसे आपका कैलकुलेट हो गया एवरेज एनर्जी की वैल्यू h न्यू अपॉन e की पावर h न्यू बाई kt माइनस 1 आया, इसको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे।
फिलहाल अगर इतना भी आप करेंगे तो ये भी सफिशियंट है। तो एवरेज एनर्जी आपका कितना निकला, एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन। अब हमारे पास बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, क्योंकि हमें निकालना क्या था, आपकी टोटल एनर्जी निकालनी थी। जो टोटल एनर्जी निकल के आई यू लैम्डा डी लैम्डा या यू न्यू डी न्यू, जो भी आप कहना चाहें, दोनों के फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। आपका यू न्यू डी न्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आपकी टोटल एनर्जी एवरेज एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन मल्टीप्लाई बाई आपके टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। तो ये आपका वैल्यू आ गई टोटल एनर्जी की। डी न्यू भी आ जाएगा, तो डी न्यू से डी न्यू घटा तो आपकी एनर्जी आ जाएगी, न्यू फ्रीक्वेंसी आ जाएगी एच न्यू अपॉन ई टू दी पावर एच न्यू बाई के टी माइनस वन 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। और जब हम इसका प्लॉट करेंगे यू न्यू एंड न्यू स्क्वायर का, तो ये ठीक ठीक वैसा ही आता है। बहुत अच्छी मैचिंग होती है आपकी। जो यू न्यू एंड न्यू के बीच में जो हम ग्राफ खींचेंगे, तो अगर ये आपका एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है तो आपका प्लांक का ग्राफ भी अप्रोक्सीमेटली ऐसा ही आता है। तो बहुत अच्छी अच्छी मैचिंग है इसकी, किसके साथ, प्लांक। मतलब एक्सपेरिमेंटली हमने इसको प्रूव कर दिया कि एक्सपेरिमेंटल ग्राफ जो है आपका वो थियोरेटिकली क्या हो गया, अब प्रूव हो गया विथ प्लांक रेडिएशन लॉ। तो प्लांक का सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझने की है वो ये है कि जो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमने लिए हैं वो हर प्रकार की एनर्जी को इमिट एंड एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, कुछ फिक्स टाइप की एनर्जी को ही एब्सॉर्ब या इमिट करेंगे। और यही वैल्यू जो आपने लिखी है यू न्यू क्यू, इसको हम लैम्डा के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, करना चाहें। ये हमने मैंने आपको पहले बताया है कि न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इसको डी न्यू अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो माइनस सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। और अब कुछ नहीं करना है, ये जहाँ जहाँ पर ये वैल्यूज आई हैं आपकी ऊपर लिखी हुई, यहाँ पर आपका न्यू है वहाँ पर आप लिखेंगे सी बाई लैम्डा, और जहाँ जहाँ पर आपका अच्छा यहाँ पर डी न्यू, ऊपर वाले केस में जो डी न्यू है अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो डी न्यू की जगह कितना आ जाएगा आपका, ये जाएगा माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। नेगेटिव साइन का कोई यूज नहीं है, केवल ये बताने के लिए कि फ्रीक्वेंसी और जो लैम्डा है इनमें जो चेंजेस हैं वो एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो यू लैम्डा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई, और आपका कितना है न्यू स्क्वायर, और ये न्यू स्क्वायर एंड न्यू स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, न्यू क्यूब हो जाएगा। तो और ये हो जाएगा एच, तो इसको सी बाई लैम्डा का क्यूब लिख देंगे हम, सी बाई लैम्डा का क्यूब, एच भी है और आपका है एच अपॉन ई टू दी पावर आपका एन एच न्यू अपॉन के टी माइनस वन था। यहाँ पर जो न्यू था इस न्यू को भी आप लिख देंगे कितना, सी बाई लैम्डा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फाइनली जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, और देखो डी न्यू था वो डी न्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो फाइनली जब आप यू लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 8 पाई लैम्डा की पावर 5 एच डी लैम्डा ई टू दी पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस वन। तो इतना आपका यू लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल सा टर्म था, इसमें एक सी भी बच गया, इसमें ये सी आ जाएगा। तो आप कोई सा भी यू लैम्डा के टर्म्स में लिखो, यू न्यू के टर्म्स में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है वो जो है आपका थियोरेटिकल ग्राफ से क्या हो गया है, मैच हो गया है। लेकिन यहाँ पर हमने जो अजम्पशन लिया है वही आपका ओरिजिन है क्वांटम मैकेनिक्स का, कि क्वांटम का मीनिंग क्या है, डिस्क्रीट वैल्यूज ऑफ द एनर्जीज। आप ऐसा नहीं कह सकते कि कोई भी टाइप की एनर्जी को एब्सॉर्ब या इमिट किया जा सकता है। बस यहीं से समझने का था। बाकी जो एवरेज एनर्जी का वैल्यूज कैसे निकल के आई इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर हम बना लेंगे। जय श्री राम टू ऑल।